सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मैं पिछली बार जो करा रहा था 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा था। हालांकि मैं उसमें 500 क्वेश्चन ही करा पा रहा हूँ और 500 क्वेश्चन उसे मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए हिस्ट्री के हैं, आरआरबी हिस्ट्री के लिए हैं। इसके बाद से मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो भी भूगोल पॉलिटी वगैरह इन सबकी क्लासेस भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वाईसीटी लेकर आने वाली है। तो इसके ये जो आरआरबी एनटीपीसी के जो लोग इंपॉर्टेंट फॉर्म जो भरे हुए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, याद रख लीजिएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशली ये आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इसमें जितने भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर सीरीज को आप थोड़ा समय निकाल कर दे लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों मैं इसके लिए कह रहा हूँ, आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो पिछले समय के जितने भी क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों का ये संग्रह है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये भी क्वेश्चन जो है अल्टरनेट क्रम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए और हमारी वीडियोज़ को देखा कीजिए। तो हम अभी तक जो क्वेश्चन रिवीजन कराए हैं जो पिछले वीडियोज में है उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दें, ठीक है। अभी मैंने अशोक के बारे में बताया, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। क्या दिया, सम्राट अशोक का पुत्र था, मतलब पूछ रहा है किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। देखिए अभी अशोक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मैं बात किया हूं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसको विनाश करके, तो नंद वंश के जो राजा था किसको, घनानंद का मारकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का लड़का जो कौन था वो था अशोक, ठीक है। अशोक इसका लड़का था। चलते हैं हम लोग आप लोग इसके अब क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, तो ये किसका लड़का था, अशोक मैंने बता ही दिया, ये बिंदुसार का लड़का था। इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार था जो 298 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक की अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन के मैं आप लोगों के सोचता हूँ कि आंसर आप लोगों को छिपा दूँ, क्योंकि आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप बता पाते हैं, अगर आप भले गलत ही बताते हैं, लेकिन जब आप राइट आंसर देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाता है। आप पहले से ही अगर आंसर देख लेंगे तो ये आपको जनरली जैसे बुक में देख लेते हैं आप बहुत सारी क्वेश्चनों को, उस तरह से आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले आंसर बताने की कोशिश किया कीजिए। देखिए अभी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो अभी मैंने अभी जस्ट तुरंत बताया किसका था, बिंदुसार का अभी उत्तराधिकारी था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने, पूछ रहा है कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया गया ताकि लोग तदनुसार उसका आचरण कर सके। इसका भी देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी में। चलते हैं हम लोग इसका डिटेल देख लेने थे। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है सम्राट अशोक महान साम्राज्य का अशोक था, ठीक है। और सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। वह 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। याद रख लीजिए मगध की गद्दी पर बैठा। इसने 14 शिलालेखों को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसने 14 शिलालेखों को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 शिलालेखों को उत्तीर्ण करवाए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। अभी मैंने बताया, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जनरली इसका सभी आंसर सभी लोगों को पता हो गया, ये मौर्य वंश से संबंधित है। चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग को रिपीटेड मिल सकते हैं तो उससे घबराइएगा ना, इसलिए कि मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा जब क्वेश्चन जो रिपीटेड अगर मिलेंगे तो। क्या दिया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, आइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी क्या थी, पाटलिपुत्री थी। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईस्वी में पूर्व में किया गया। ईस्वी पूरे के बारे में और ईस्वी के बारे में मैंने बता चुका हूं पीछे, जो लोग हमारे पीछे वीडियोस को नहीं देखेंगे जाके देख सकते हैं। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। पूछ रहा है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, आप लोगों को मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव किसके सहायता से उन्होंने मगध के साम्राज्य अर्थात मगध की गद्दी पर बैठा नंदवंश का विनाश किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कौटिल्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त। इनका 3 नाम है, याद रख लीजिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। ये उनके प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किस प्रशासन के बारे में देता है, आइए हम इसका देखते हैं। राइट आंसर क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौर्य।
कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। मैंने बताया इनका तीनों नाम क्या था, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी से 298 ईस्वी के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासनीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास के जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना किया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अभी दिया इसका एक अन्य नाम क्या था, चाणक्य का, तो मैंने बता ही दिया। इनके कौन कौन से अन्य नाम थे तो आप लोग जान जाइएगा। विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त और कौटिल्य, इनके तीन नाम थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से था, उसका संबंध किस देश के साथ था। पूछ रहा है मेगास्थनीज जो था भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से था, उसका संबंध किस देश के साथ था। यूनान के साथ था, स्पेन के साथ था, मिस्र के साथ था, इटली के साथ था। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, इसका जो डिटेल है क्या होगा, यूनानी के साथ था। मेगास्थनीज जो भारत आने वाला था, ये शुरुआती खोजकर्ताओं में इसे माना जाता है। इसका डिटेल क्या दिया हुआ, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी पूछा सकता है कि मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। याद रख लीजिएगा, जो सेल्यूकस निकेटस था इसके राजदूत के रूप में यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज आया था। अगर मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई थी, जनरली ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन चलन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका पुस्तक जो लिखी गई थी अभी मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों को रख रखाव करता था, न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा जो रखा गया था भूमि के रख रखाव या उसके बारे में जानकारी रखने के लिए, तो उसको किसके रखा गया था, सम्राट अशोक के राजकाल में किसको रखा गया था, तो रज्जुक के नाम से वो लोग रखे जाते थे। ये 12 वर्ष के, देखिए क्या दिया, हम डिटेल देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों की रख रखाव करता था तथा अन्य का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। याद रख लीजिएगा, इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में विषय में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उतना चलन में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा आप लोगों को पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन ये नहीं है। पूछा जाए किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक की विषय है। चंद्र की है, चंद्रगुप्त द्वितीय की है, चंद्रपीढ़ की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। चलते हैं हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है मुद्रा राक्षस रचना विशाखा दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये खुद में अपने आप में एक मायने में क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया था। ये नाटक किसके विषय पर था, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय पे था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मौर्य वंश को किस वंश के शासक ने समाप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नंद वंश को समाप्ति किसके द्वारा किया गया था, तो मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। और मौर्य वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी समाप्ति किस वंश के शासक के द्वारा किया गया। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो जान लीजिए, शुंग वंश के द्वारा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया गया। याद रख लीजिएगा, पूछा सकता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर दिया गया था, जो शुंग वंश का शासक था। ठीक है, अच्छा ये सेनापति पुष्यमित्र शुंग किसके द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। 185 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया था। मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गया। उसके बाद से इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक, यानी 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक माना जा सकता है। ये भी पूछा सकता है कि ये क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। देखिए आप लोगों के पेपर में पूछा सकता है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, तो पुष्यमित्र का प्रथम शासक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ जो था, उसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही किया गया। तो इस तरह से कई प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो मैंने बताया इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बृहद्रथ जो था, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया और मौर्य वंश का यह अंतिम शासक के रूप में जाना जाता था। आइए अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में चलते हैं। ठीक है, क्या दिया, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। पूछा जा रहा है कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित थे, चोल से संबंधित थे, पल्लव से संबंधित थे, कुषाण से कि मौर्य से संबंधित थे। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ
कनिष्क कुषाण वंश के कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता था। किस वंश के प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता था? तो ये कुषाण वंश के जाना जाता था। ठीक है। अच्छा, 78 ईसा पूर्व में अपना राज्य 78 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा ईस्वी दिया है, यहाँ पे ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा हम लोग पीछे ईसा पूर्व के बारे में कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को बातें वो रिवीजन हो रही है। ठीक है, 78 ईसा पूर्व, ईसा की बात कर रहा है, सॉरी, वह एक संभवत चलाया था, जिसको क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है कि शक संभवत प्रारंभ कब से हुआ था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, कब से हुआ था? तो 78 ईस्वी से हम लोग क्या जानते हैं? शक संभवत को जानते हैं। याद रख लीजिएगा, ये कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक के रूप में जाना जाता था। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कनिष्क किस वंश का शासक था? तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, तो इसका राइट आंसर क्या था? कुषाण वंश का शासक था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शक युग आरंभ हुआ था। पूछ रहा है शक युग कब से आरंभ हुआ था? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शक युग कब से आरंभ हुआ था, तो अभी 78वीं ईस्वी से शक युग का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत पर उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। पूछा जा रहा है कि कब स्थापित किया था। देखिए, मैंने बता चुका हूं कि आप लोगों के लिए कि जो एक 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 है, इसके बाद से आपका एडी चालू हो जाता है। इसके पहले आप लोगों को बीसी हुआ करता था, लेकिन जब से आप लोगों को जब कुषाण की जब शासन की बात आती है तो पहली शताब्दी में ही बात आती है, अर्थात ये 15वीं ईस्वी के बाद में बात कर रहा है, 15वां ईयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। देखिए, अब हमारा फिलहाल में कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि 15वीं ईस्वी के में कुषाणों में भारत के उत्तर पश्चिम। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुजुल कडफिसेस के द्वारा, जो कि एक चीनी समुदाय से संबंधित था। ठीक है ना, इसी के द्वारा स्थापित किया गया था कुषाण वंश का। देखिए, कुषाण वंश के दो महत्वपूर्ण शासक थे। कौन था? कृष्णदेव राय था और कनिष्क था, जो कि महत्वपूर्ण राजा माना जाते हैं। ठीक है। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। पूछा जा रहा है कि ओडिशा के जो उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख जो था वो कलिंग के राजा के द्वारा लिखा गया था। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं, कौन सा था वो राजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खारवेल। उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है महेंद्र। महेंद्र के बारे में मैंने कल बताया था, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा, ये कौन थे? महेंद्र एवं संघमित्रा कौन थे? तो देखिए, महेंद्र और जो संघमित्रा थे ना, ये अशोक के पुत्र थे। इन्हीं को अशोक के द्वारा क्या किया गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कहाँ पे भेजा गया था? तो श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ पे? श्रीलंका भेजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ से गुप्त वंश से आइए हम संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो जयदेव थे, वाणभट्ट थे, चंद्रवरदाई थे, विल्हड़ थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन थे? वाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन सभा के सबसे दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाणभट्ट थे इनके द्वारा क्या लिखी गई थी, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। और क्या दिया हुआ है? इनके द्वारा क्या लिखा गया? तो हर्षचरित्र एवं कदम्बरी दो पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। क्या लिखा गया था? इनके द्वारा हर्षचरित्र और कदम्बरी जो पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी SSS में पूछा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में। तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जा सकते, क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि के रूप में जाने जाते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आप लोगों की हिंदी में देखने को मिलता है, आइए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर। यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, चार सभी के बारे में दिया है। अब हम जयदेव के बारे में बात कर ले, तो जयदेव के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? गीत गोविंद लिखी गई थी। ये भी हिंदी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा। वाणभट्ट के द्वारा मैंने बता ही दिया कि वाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कदम्बरी लिखा गया था। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो भी लिखी गई थी, चंद्रवरदाई के बारे में लिखी गई थी। मैं इनके बारे में एक श्लोक भी बता देता हूं जो इसी में इवॉल्व किया गया है। इन्वॉल्व है 4 बास 24 गस्ट अंगुल अष्ट प्रमाण ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। याद रख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई एक श्लोक है जिसमें लिखा गया है। इसमें जब युद्ध लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान गिर जाते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है, उनके जो महोदगौरी था उसके द्वारा कहा जाता है कि तुम शब्दवेदी बाण सुना है कि चलाते हो। तो वो जाकर छिप जाता है महल में कहीं जाके कोने पे। तो वहीं जो वहाँ पे गुरु रहते हैं उन्हीं में उनके द्वारा कहा जाता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तीर चलाया जाता है, जो जाकर सीधे
उसके सीने में लगता है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए। पूछ रहा है कौन सा शासन जो था प्रभुत्व में आया और उनके काल को प्रारंभ में अंधे युग के रूप में माना जाता है। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि अंधे युग के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या था, राजपूत युग था, जिसे अंधे युग के रूप में जाना। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। किसके थे, राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी जो भारतीय इतिहास की इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों की गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूटों की त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की विजयी हुई और कन्नौज पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को कितने ईस्वी में गुजरात तक का विस्तार किया था। आइए देखिए, भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य पर 390 ईस्वी में गुजरात का विस्तार किया हुआ था। कहाँ तक, 390 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा। 903 की बात तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नहीं हो सकता है, 930 की भी नहीं हो सकता है, 309 और 390 में हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। क्या दिया, चीनी यात्री जो इत्सिंग था, देखिए मैं पिछले वीडियोज में भी पढ़ा चुका हूँ, जो मॉक टेस्ट था मैं आप लोगों को 15 जो मॉक टेस्ट लाए हैं उसमें बता चुका हूँ। चीनी यात्री जो इत्सिंग था 3 वर्ष के ठहर कर संस्कृत सीखी। कहाँ पे सीखा था, उसके द्वारा कहाँ पे सीखा गया था, ये एक बौद्ध यात्री था, इसके द्वारा कहाँ पे सीखा गया था, तो इसके द्वारा ताम्र लिपित में इसके द्वारा सीखा गया था। किसकी शिक्षा लिया गया था, बौद्ध के बारे में शिक्षा लिया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश राजाओं के आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध हुआ। आइए हम देखते हैं कहाँ पे युद्ध हुआ। ये जो है हर्ष के पश्चात प्रसाद कन्नौज की विभिन्न व्यक्तियों में केंद्र बन गया था। अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो था क्या हुआ था, मैंने पीछे अभी इसके बारे में बता भी दिया आप लोगों को। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज के अंतिम रूप में गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो चीनी यात्री था वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में जो वेन सांग था वो भारत आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के लगभग इसमें मैं 20 से 25 क्वेश्चन को करीब करीब कराया हूँ। लगभग 25 क्वेश्चन को मैं इसमें कराया। मैं बता दूं कि आप लोग क्वेश्चनों की संख्या भले ही जितनी हो, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये कहने की 25 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को लगभग 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स तैयार हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन वो नहीं है कि जो जनरली आप लोगों को हर जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो बता तो रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर चुका है, चाहे वो SSC के MTS करा रहा हो, चाहे RRB पेपर करा रहा हो। ये क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो चुके हैं और इन सब के क्वेश्चन को आप लोगों को देखने को अब बहुत ही चेंज तरीके से मिल रहा है। ठीक है, चाहे आप RRB JEE की बात कर लें, चाहे आप NTPC की बात कर लें, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लें, चाहे आप ALP की बात कर लें, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए और मॉक टेस्ट को अधिक से अधिक लगाने की कोशिश किया कीजिए। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैं 15 मॉक टेस्ट को अप्लाई कर चुका हूं और इस सीरीज में RRB की सीरीज में मैं 3 वीडियोज़ को अप्लाई कर चुका हूं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी नहीं देखें जाके देख सकते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और वहां से उस वीडियोज़ को देखिए। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की आपको बुक्स चाहिए तो YCT का ऑफिशियल साइट पर वहाँ पर बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, या YCT का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।